नमस्कार, मैं अशोक व्यास और कार्यक्रम इनसाइट विद अशोक व्यास में आज बात ये है खास कि हम देखने वाले हैं क्या कुछ छोड़ कर गया है हमारे पास वर्ष 2021। जब हम उत्साह से तैयारी कर रहे होते हैं हैप्पी न्यू ईयर कहने की और पीछे मुड़कर देखते हैं हम कहाँ तक पहुंच गए और कौन सी ऐसी बातें थी जिन्होंने एक तरह से डिफाइन किया है पिछले बरस को। रिफ्लेक्शंस 2021 पर बात करने के लिए हमारे साथ रिफ्लेक्टिव मूड में रहने वाले एनालिटिकल माइंड साथ रखते हुए पॉलिटिकल और इंटरनेशनल इश्यूज पर गहरी अपनी पकड़ रखने वाले जगजीत सिंह जी जुड़ रहे हैं। जगजीत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद के साथ जब 2021 विदा हो रहा है तो क्या आपको मन में लग रहा है कैसा रहा ये बरस? बहुत सारे व्हाट्सएप के समाचारों में और अलग-अलग जगह पर बताते ही हैं कि 2021 जो है वो सुइयों वाला, मतलब आपको किसी तरह आप पर जो ये कोविड की असर था, आने जाने में रोकथाम, कहीं पहुंचने में, तो इस तरह के से आप जूझते हुए गुजरे हैं। हो सकता है शायद अब 2022 अच्छा गुजरे, लेकिन अभी भी ओमिक्रॉन का जो असर दिख रहा है खासकर न्यूयॉर्क में, तो संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं कि वापस ट्रैक पे गाड़ी आएगी। तो जगजीत सिंह जी, 2021 को अगर हम मानवता की विजय का वर्ष घोषित करें इस आधार पर कि जो स्थितियां हमने देखी वो अकल्पनीय थी और अभूतपूर्व थी। अगर हम सिर्फ एयर ट्रैवल पे ही नजर डालें, होटल इंडस्ट्री की तरफ देखें और जिस तरह से हम जीवन को कलेक्टिवली सेलिब्रेट करने की आदत में आ गए थे, वहां से पीछे हटके भी हम आगे वापस धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदमों से आ पाए हैं 2021 में। आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव ईयर रहा है इन स्पाइट ऑफ ऑल द एडवर्सिटीज? नहीं, इन स्पाइट ऑफ ऑल द एडवर्सरीज एक अच्छा ही चीज रहा है, क्योंकि बहुत सारे एडवर्सरीज में ही नए रास्ते मिलते हैं, नया मुकाम मिलता है। जैसे आप फर्ज करें भारत को ही अगर ले लें, तो भारत में कभी पीपीपी किट्स नहीं बनते थे और आज ये एक अवसर पाकर मेड इन इंडिया के कार्यक्रम के तहत पीपीपी किट्स पूरे विश्व को भारत सप्लाई कर रहा है। भारत जैसा एक छोटा देश, जो शायद जिसको दूसरी नजर से देखा जाता है, वैसा देश आज कोरोना वायरस के वैक्सीन्स पूरे दुनिया को बांट रहा है। तो ये एक ऐसी उपलब्धि है जो इस मुकाम से निकल के आई है, इस कठिन समय में भी एक बहुत ही अच्छा चीज हुआ है। तो ये कहें, इस मामले में भी हम कह सकते हैं कि ये एक मानवता की जीत है कि हिंदुस्तान, जिसमें हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम और सारी दुनिया हमारा परिवार है, ये बात के ये एक कल्चरल एस्पेक्ट को लेते हुए जब हम आगे देखते हैं, तो हाँ, ये लगता है कि मानवता की जीत हुई है। मानवता की जीत के साथ साथ जब चुनाव में जीत होती है और विशेष करके अमेरिका जैसे प्रमुख राष्ट्र में राष्ट्रपति बदल जाते हैं तो दुनिया में कई देशों के आपसी संबंधों के समीकरण भी बदल जाते हैं। इस दृष्टि से 2021 में राष्ट्रपति बाइडेन के नेतृत्व में क्या मोटा परिवर्तन आपको लगता है कि विश्व ने देखा है? देखिए, राष्ट्रपति बाइडेन के बनने के बाद अगर हम उसको ठीक तरीके से देखें, तो क्या उनकी अप्रूवल रेटिंग अमेरिका में ही सही है? उनकी अप्रूवल रेटिंग अभी बहुत नीचे गिरी है। जिस समय वो बने थे उस समय से लेकर आज तक अप्रूवल रेटिंग काफी नीचे गिरी है और अमेरिका के ही लोग पूरी तरह अस्वस्थ नहीं हैं उनसे, उनके प्रति, क्योंकि इकोनॉमी में गड़बड़ी है। कोविड फिर दोबारा से आ रहा है और स्टेटमेंट्स ये है कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, जबकि बाकी देशों में लॉकडाउन की स्थिति कई जगहों पर हुई है। राष्ट्रपति बाइडेन के नेतृत्व में एक ऐसी घटना जिसको लेकर अमेरिका ने बहुत आलोचना का सामना भी किया है और एक मानवीय संकट जैसा जो अफगानिस्तान की स्थिति को जिस तरह से बदलाव होते हमने देखा,
उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप समझते हैं अमेरिका की जो भूमिका रही, ये इनएविटेबल था कि वहां से अमेरिका अपनी सेनाओं को वापस बुला ले, लेकिन जिस ढंग से वो बुलाई गई तो उससे बाइडेन सरकार की अप्रोच को लेकर बहुत प्रश्न चिन्ह उठ खड़े हुए हैं। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? देखिए, अगर छोटे सेंटेंस में अगर कहें तो अमेरिका ने अपनी मिट्टी पलीद की है अफगानिस्तान के मामले को लेकर के। बहुत पहले ये चीजें इतिहास में भी दर्ज हैं कि ये वियतनाम की लड़ाई के साथ भी हुआ था, और आज के तारीख में जो हम लोगों ने बैठे-बैठे टीवीज़ पर जो चित्र देखे, किस तरह से लोग हवाई जहाज के पहिए से लटक के अपनी जान बचा के भागना चाह रहे हैं। यहाँ तक कि जो शख्स जब बाइडेन कुछ समय पहले वहां गए थे और उनकी रक्षा के लिए उनके साथ जो व्यक्ति अटैच था, वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ नहीं निकल पाया, फंसा रह गया। बाद में हाँ, उसकी इवैक्यूएशन हुई है, लेकिन ये सब चीज दर्शाता है कि बहुत ही हड़बड़ी में लिया गया कदम, जिसको एक कहते हैं ना कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर अगर इनेक्ट करता है कोई चीज, तो वो एक था जैसे कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसके पास उतनी मैकेनिज्म नहीं हो, वो इवैक्यूएट कर रहा है, अपने अपने सारे हथियार, सारे प्लेन, सारे चीज वहां छोड़े, किसके लिए? तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम बात करना चाहें तो शायद घंटों हम बात करते रहें कि कितनी बुरी स्थिति से वहां और उसके कारण अमेरिका का एक जो मान और सम्मान पूरे विश्व पटल पर था, वो बहुत ही नीचे गया। ये अमेरिका के सम्मान की बात को लेते हुए अफगानिस्तान में जब तालिबान शासित एक पूरा देश बन गया है, इससे विश्व शांति को खतरा होने के साथ साथ जो वो क्षेत्र है जिसमें भारत, पाकिस्तान और आसपास के देश आते हैं, तो वहां पे आपको क्या लगता है कि पहले की तुलना में स्थिति अधिक विस्फोटक हो गई है, और भारत ने जिस तरह से इस स्थिति का अब तक सामना किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर हम देखें तो भारत ने प्रीएम्प्ट करते हुए बहुत सी चीजें की हैं, और न कोई अफगानिस्तान के हिसाब से बल्कि चीन के हिसाब से भी जिस तरीके से बॉर्डर एरियाज में सड़कें बनाई गई, बॉर्डर एरिया में फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट हुए, एक तरह से वो इनहिबिटिंग फैक्टर है जो तालिबान की मदद से पाकिस्तानी घुसपैठ को भारत में रोकने का जो एक सिलसिला पहले से चल रहा था, वो आगे बढ़ा है। और हिंदुस्तान ने एक कदम, हाँ, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए कि अगर पड़ोस में आपके तालिबान जैसा एक क्रूर शासक हो, तो आप गाहे बगाहे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कभी कुछ ना कुछ हो सकता है। हाँ, आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आपको उस तरीके का अगर कुछ भी हो तो आप रोकथाम कर सकें। हाँ, हिंदुस्तान ने एक अच्छी पहल की है कि अभी तक के कुछ मैंने जो कुछ भी लोगों को अंदेशा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमको सुरक्षित रखा है। आप हाल ही में भारत यात्रा करके भी आए हैं, और प्रधानमंत्री के जन्मदिन 20 सितंबर संभवतः भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया। कितने संख्या में वैक्सीन लगाने का, और भी जिस बड़ी मात्रा में भारत अपने नागरिकों को वैक्सीनेट करने में समर्थ रहा है, उसकी सराहना की जा रही है। इस दृष्टि से ओवरऑल जो मोदी सरकार का नेतृत्व कोविड का सामना करने के रेफरेंस में आपको लगता है कितने अंक देंगे आप, और कहाँ चूक रह गई? क्योंकि जो दूसरी वेव आई थी वो थोड़ी अधिक जानलेवा साबित हुई भारत में। हाँ, दूसरी वेव में हम लड़खड़ाए, क्योंकि हम एक उभरते हुए देश हैं। हमारे पास उतनी उस समय सक्षमता नहीं थी जितनी आज है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की ज्योग्राफी को देखें और हिंदुस्तान के पॉपुलेशन को देखें, तो एक तरह से हम ये देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो 2 मीटर का है, वो अगर आप पॉपुलेशन और ज्योग्राफी को देखें तो शायद पॉसिबल ही नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद जितनी
डेथ्स हिंदुस्तान में हुई हैं, तो इसमें हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छा कार्यक्रम चला और लोगों को घर घर जा करके कुछ तस्वीरें तो हमने देखी है कि गांव में पानियों में मैंने पैदल चलकर छोटे छोटे नाले में कर्मचारी पैदल चलकर आगे जाकर के लोगों को टीकाकरण दे रहे हैं और छोटे माइक से बोल करके लोगों गांव गांव में घर घर दस्तक देकर टीका दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम था और अब तो टीका आप देखें कि प्रधानमंत्री ने कुछ ही दिन पहले 1 या 2 दिन पहले ही अनाउंस किया है कि 16 बच्चों को भी दिया जाएगा। 15 से 18 वर्ष 15 से 18 साल के बच्चों को भी दिया जाएगा, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये हिंदुस्तान की। और कुछ तो देखिए इंटरनेशनल ट्रैवल की बात आपने कही, तो कुछ तो लगता है उस समय दिक्कत महसूस होती है, जैसे कि मैं यहां से आरटीपीसीआर टेस्ट करा के गया था। हिंदुस्तान पहुंचते ही एयरपोर्ट पर मालूम चला कि ओमिक्रॉन के कारण एक नया रेगुलेशन आ गया है और जो भी आप टेस्ट करा के गए हैं उसकी कोई उस नल एंड वॉइड है और एक नया आरटीपीसीआर टेस्ट आपको इमीडिएटली एयरपोर्ट पर कराना होगा। हमने कराया, वो सेल्फ पेड 500 रुपए उसके लगे थे, लेकिन थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है कि आप घर जाना चाहते हैं, एयरपोर्ट पर आपको रुकना पड़ा, देर हुई। लेकिन अगर उसको एक तरीके से देखें कि हर एक नागरिक के स्वास्थ्य का, उसके जान माल की रक्षा के लिए तो आखिर हो रहा है, हमारे लिए ही हो रहा है, तो उस संदर्भ में देखते हुए वो तकलीफ दूर हो जाती है और आप गाहे बगाहे हिंदुस्तान की सरकार को धन्यवाद देते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए इतना कदम उठाया जा रहा है। सुरक्षा की बात को लेते हुए भारत के सामने जो चुनौतियां हैं उसमें कुछ आंतरिक सुरक्षा के साथ भी जुड़ी हुई हैं और जो फार्मर्स एजिटेशन जिस तरह से जिन अगर आप कहें कि जिस बड़ी मात्रा में जितने लंबे समय तक रहा, उसके बहुत सारे पहलू हैं। पर बाद में सरकार ने अपना जो निर्णय जिस पर वो इतने समय तक टिकी हुई थी और बहुत सारी वार्ताएं भी हुई थी, जान माल का भी नुकसान इस आंदोलन के चलते हुआ। कुछ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन इस प्रकार का हो रहा है कि विदेशी पैसा आ रहा है और खालिस्तान समर्थक उसमें मिल गए हैं, इत्यादि बातें रही। लेकिन सरकार का वो सारे कानून जिनको वो फार्मर्स के हित का बताती थी, उनको फिर ले लेने के लिए सहमत हो जाना, इसके बारे में आपका मोटा-मोटी क्या सोचना है? देखिए, ये एक अगर उसको हम परिवार के लेवल पे देखें, तो परिवार का जो मुखिया होता है और परिवार के बड़े लोग होते हैं, बहुत समय निर्णय ये लेते हैं, जो परिवार के हित को समझते हुए करते हैं। लेकिन कई बार ये चीज़ें ट्रांसलेट होकर के बाकी सारे लोग परिवार के जो होते हैं, उन तक उनकी समझ में नहीं आता है। हाँ, बाद में समझ में आ सकता है, लेकिन फौरी तौर पे उनको समझ में नहीं आ सकता है और वो अपना मतलब कहते हैं ना कि अपना अपोजिशन रेज करते हैं। तो कुछ इस तरह का ही माहौल था और परिवार के मुखिया का उस समय कर्तव्य ये होता है कि परिवार को एकजुट रखने के लिए अगर 2 कदम पीछे भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। और यही काम मोदी जी ने किया, जिनके बारे में एक बहुत बड़ा कथन कहा जाता है कि ही इज अ वेरी स्टबर्न पर्सन, ही टेक्स ही टेक्स डिसीजंस नेवर टू कम बैक। तो मोदी ने ये दिखलाया, प्रधानमंत्री ने, सही शब्दों में कहें प्रधान सेवक ने ये दिखलाया कि अगर परिवार को एकजुट रखना है तो अगर जरूरत पड़े तो हम 2 कदम पीछे भी लेंगे। और उन्होंने माफी मांगी देश की जनता से कि हम समझा नहीं पाए ठीक से, जो बेहतरी हो सकती थी इस नियमों के थ्रू, वो अगर हम समझा नहीं पाए हम बाद में देखेंगे। लेकिन हाँ, उस एजिटेशन के दौरान जैसे अभी तक चर्चाएं चल रही हैं और बाकी सारे अपोजिशन के जितने लीडर्स हैं, राहुल गांधी हों, अलग-अलग पार्टी के लीडर्स हों, वो उन्होंने पिन पॉइंट करके अभी तक नारा लगा रखा है कि 700 लोग शहीद हुए, उनका मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार में वहां के एक मंत्री ने असेंबली के पटल पर एक रिटन सवाल का ये जवाब दिया कि वहां 5 महीने के दरमियान सिर्फ महाराष्ट्र में ही
1200 से अधिक मौतें हुई हैं सुसाइड ऑफ फार्मर्स। तो इस पर भी अपोजिशन क्यों नहीं बोलती है? ये सेलेक्टिव अप्रोच जो है, देश की प्रगति को अगर हमको देखना है, अगर फार्मर्स को हमको एक फार्मर की तरफ देखना है, एक फार्मर के भले के लिए सोचना है, तो हमको अपनी दृष्टि हमारी सरकार, तुम्हारे पार्टी की सरकार नहीं देख करके फार्मर की सरकार, फार्मर के हित की बात करनी होगी, जो नहीं कर रहे हैं। तो ये देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अपोजिशन का जो रोल है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन हम अपोज कर रहे हैं भले ही, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपने जो अच्छी बात कहा है, तो इसको लेके पुनः जैसे आपने कहा प्रधानमंत्री का अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना और उसको बदलने के लिए सहमत हो जाना, ये कहते हुए आपने जो उनकी प्रशंसा की, जो उनके आलोचक हैं वो कहते हैं इन्होंने ये आने वाले यूपी के और चुनावों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल राजनीतिक सूझबूझ के साथ में ये निर्णय लिया है और इसी प्रकार से जो स्थिति बनती रही है पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो पाने की, विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी का कहना था कि हाउस ऑर्डर में रहे, इसका जिम्मा सरकार का है, विपक्ष का नहीं है। तो विपक्ष की भूमिका जो 2021 के अंदर खास करके आपने भारतीय संसद में और बाहर के वक्तव्यों में देखी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संसद चलाना ये सही बात है कि रूलिंग पार्टी का काम है, लेकिन रूलिंग पार्टी अकेले ही बहुत कुछ नहीं कर सकती। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। रूलिंग पार्टी का अगर काम है चलाना, तो अपोजिशन का काम है उसमें साथ देना। अगर ये नियम गलत थे, तो इस पर बहस होनी चाहिए थी, पार्लियामेंट में दोनों लोग अपने अपने विचार रखते। तो ऐसी चीजें तो हो नहीं रही थी। हाँ, पार्लियामेंट में हंगामा करके पूरे विंटर सेशन को जीरो कर दिया गया। तो ये एक अच्छी सोच नहीं है। लेकिन अगर देखें तो हिंदुस्तान में, जैसे आपने कहा कि लोग, अपोजिशन ने कहा कि चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ऐसे कदम उठाए गए, तो हम देखें तो हिंदुस्तान में 29-30 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज है जहां इलेक्शन होते हैं, और पार्लियामेंट का जो समय होता है वो 5 साल का होता है। तो अगर मोटे तौर पर हम देखें तो हर साल 5-6 स्टेट में चुनाव होते हैं। तो हर निर्णय को अगर हम ये कहें कि चुनाव के कारण ही हुआ था, तो इस चीज को खत्म करने के लिए शायद एक ही चीज हो सकती है कि पार्लियामेंट और असेंबली दोनों के चुनाव एक साथ हों, सरकारें आ जाएं और 5 साल का एक लेखा जोखा, एक प्लान जो है वो प्रस्तुत करें, ताकि कल को ये नहीं कहा जा सके कि आपने सिर्फ चुनाव के लिए ऐसा किया, फला जगह चुनाव था और आपने ऐसा कदम उठाया। नहीं, ये जो चुनाव तो होते ही रहते हैं। ये चुनाव की बात को लेते हुए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई स्थानों में बड़े पैमाने पर जो मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन के लिए उसमें कुछ डेयरी को बढ़ावा देने वाले भी थे और यूपी में खास करके कई परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है और ऐसा लगता है कि सरकार निरंतर चुपचाप काम करती रहती होगी क्योंकि वो कई चीजों का इनॉग्रेशन जब होता है, चाहे किसी बड़े पुल का उद्घाटन हो रहा हो या किसी ऐसी परियोजना का जिसके पीछे बहुत लंबा समय लगता है, चाहे पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का हो, पर ये सारी बातें मीडिया द्वारा पॉजिटिव लाइट में प्रस्तुत अब भी नहीं की जा रही होती हैं। ऐसा लगता है भारत में कि मोदी सरकार का जो क्रिटिसिज्म है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में बिल्कुल जारी है। इससे आप सहमत हैं? देखिए, 135 करोड़ का मुल्क है और 300 से ज्यादा टीवी चैनल्स हैं, हजारों अखबार हैं। तो गाहे मने अगर आप नजर उठा के देखें तो शायद जिस तरह से अमेरिका में है, अगर आप डेमोक्रेटिक पार्टी की वाहवाही सुनना चाहते हैं तो MSNBC या CNN देख लें। अगर आप रिपब्लिकन की देखना चाहते हैं तो फॉक्स न्यूज देखें। तो उसी तरह हिंदुस्तान में भी न्यूज मीडिया एक तरह से बटा हुआ है। अगर मोदी के खिलाफ की बात सुननी है तो बहुत सारे चैनल हैं, उसी में चुनिए और देखते रहिए। और अगर सरकार की वाहवाही देखनी है और सरकार की प्रगति और देश की जनता के लिए जो कुछ काम हो रहा है
वो अगर देखना है और जानना है तो उसके लिए भी अलग चैनल्स हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि देश की जनता की भलाई के लिए अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसको सरवरी पड़े। देश प्रथम ऐसा मानकर चलेंगे तो शायद देश जल्दी तरक्की करेगा। अगर हम तटस्थ होकर देखें तो दोनों तरफ से कहीं न कहीं अतिरेक किया जाता है एक दूसरे के ऊपर कुछ लीपापोती करने में। देखिए, ये तो राजनीति के खेल में ऐसा होता ही रहेगा और अगर हम सोचें कि शायद 2022 में ये कम हो जाए, तो मेरा मानना है कि शायद नहीं, क्योंकि 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव का समय भी है और उत्तर प्रदेश इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक टेस्टिंग ग्राउंड होगा, ये एक तरह से कहें कि लॉन्चिंग पैड होगा। अगर यहाँ बीजेपी विक्टोरियस होती है तो ये एक तरह से ये निशानदेही होगी कि आने वाले 2024 के चुनाव का कैसा हिसाब किताब होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से एक भारी मात्रा में लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। दूसरा, एक अहम चुनाव जो होने वाला है वो पंजाब में है और पंजाब को अगर आप देखें तो पंजाब में कल तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बनाई है और अलग पार्टी का तालमेल अब बीजेपी के साथ है। वो सारे सीटों पर वो लोग चुनाव मिलकर लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में पंजाब की जो भी रिजल्ट होगी और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां अच्छा रिजल्ट ले आते हैं, दे पाते हैं देश को, तो एक नई शुरुआत होगी वहां पर। और ये शुरुआत एक तरह से जो कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी कहे और अपोजिशन की बड़ी पार्टी है, उसमें जो एक आलोचना चल रही है लीडरशिप को लेकर के, उसका एक तरह से लामबंद होना शुरू हो जाएंगे अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव में एक अच्छे रिजल्ट लेकर आते हैं। असंतोष के स्वर काफ़ी समय से सुनाई दे रहे हैं। पंजाब के अलावा राजस्थान से भी आए थे और जी, महाराष्ट्र में जिस जी। तरह की स्थितियाँ रही हैं, उसमें भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपनी ज़मीन कहीं न कहीं खो रही है, कुल मिलाकर। और गोवा में खो चुकी। गोवा में खो चुकी है और राहुल गांधी के जो बयान समय-समय पर आते रहते हैं, उससे भी ऐसा लगता है कि थोड़ा और धक्का पार्टी को लग रहा है कहीं न कहीं। पर 2022 में जो कुछ हालात आपने अभी देखे असंतोष को देखते हुए और एक जो स्ट्रैटेजिक वर्ड का बहुत अधिक प्रयोग राहुल गांधी जी ने किया था, तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या आपको लगती है कि रिवाइवल की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, जब हम 2021 के एंड पर खड़े हैं तब? देखिए, अभी मैं राजस्थान के जयपुर में था और वहां 12 तारीख को परिवर्तन रैली कांग्रेस पार्टी ने आयोजित की थी। राजस्थान कांग्रेस रूल्ड स्टेट है और वहां मेरी मुलाकात कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं से जो पुराने जमाने में हमारे साथ रहे हैं। हाँ, उनसे चूंकि मैं अमेरिका में हूं, मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन उन सारे लोगों से मुलाकात हुई और मुलाकात की जगह थी जयमहल पैलेस होटल, जो एक लग्जरी 5 स्टार होटल है और वहां ये सारे नेता टिके थे और वहां टिक करके ये गरीबी हटाओ और परिवर्तन रैली का आयोजन कर रहे थे। मुझे खुद हंसी आ रही थी कि ये लग्जरी 5 सितारा होटल में टिक कर गरीबी उन्मूलन और परिवर्तन की बात करते हो। तो ये एक अंतर विरोध कांग्रेस में हमेशा से रहा है। कांग्रेस एक लग्जरी पार्टी के रूप में है जिसको जनता के पल्स, जनता की चाह, जनता की इच्छा से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आपने होम्योपैथिक डॉक्टर को देखा होगा जो एक जमाने में नारा पकड़ के मर्ज बताते थे। कांग्रेस में ये जनता का मर्म पहचानने वाला कोई नेता शीर्षस्थ नहीं है और क्योंकि सबसे शीर्षस्थ तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी किसी पद पर नहीं है, लेकिन सारे के सारे फैसले वही लेते हैं। तो ये एक अजीबोगरीब स्थिति सी कांग्रेस में है जिसका डॉक्टर राहुल गांधी डॉक्टरी की एबीसी नहीं जानता है। तो ऐसे में कांग्रेस का क्या भला होगा?
तो कांग्रेस का एक जो मुख्य तरीका रहा है मतदाताओं को लुभाने का, उसमें पहले ये वर्ड यूज होता रहा कि अपीजमेंट जो है वो बहुत करते रहे। और प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। इस कंटेक्स्ट में मैं आपके साथ जो अप्रैल के महीने में गुजरात विधानसभा ने फ्रीडम ऑफ रीजन एक्ट 2003 को उसको थोड़ा उसमें संशोधन किया था, और जो जबरदस्ती धर्मांतरण करने जिसके द्वारा वो शादी वाली स्थिति और लव जिहाद और इस सब के खिलाफ कार्यवाही हो, ऐसा एक जो बिल है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद में गुजरात ने भी पास किया था। और हम बिल्कुल समापन की तरफ हैं। और हाल ही में जो एक मुस्लिम नेता के रूप में जाने जाते हैं ओवैसी, उनका कोई ऐसा बयान था जिसमें वो धमका रहे थे पुलिस को भी और हिंदुओं को भी। और पर इस तरह की बयानबाजी दूसरी तरफ से भी होती रही है। ज्यादा विस्तार में न जाते हुए आप क्या ये संभावना देखते हैं 2022 में जो सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से भारत की स्थिति पहले से बेहतर होगी? क्या संभावनाएं आपको दिखाई देती हैं? देखिए, भारत में कभी भी सांप्रदायिक दंगे, अगर हम पिछले 5 साल का लेखा जोखा लें, तो उत्तर प्रदेश जो कि अब चुनाव में जाने वाला है, जहां लोग कहते हैं कि भगवाकरण हो गया है और तमाम चीजें कही जा रही हैं। पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को अगर हम देखें, तो एक भी दंगा नहीं हुआ है। तो ये एक उपलब्धि ही मानी जाएगी कि सर्वधर्म समभाव है। सारे धर्म के लोग एक साथ हैं। ये ऐसा है, दिख रहा है। हाँ, समय-समय पर मैं ये कहूँगा कि 1-2% लोग हर धर्म में हैं, जो चाहते हैं कि मामला बिगड़े, क्योंकि उनकी खेती उसी पर है। चाहे वो ओवैसी हों, चाहे विश्व हिंदू परिषद या कोई और उसके भी नेता हों, तो ये 1-2% है हर जगह, जो तालमेल बिगाड़ना चाहते हैं अपना महत्व कायम रखने के लिए। समय ये कह रहा है कि मैं एक तो आपका बहुत सारा धन्यवाद करते-करते आपके साथ ये याद कर लूं कि हम अगर मैन ऑफ द ईयर की बात हर साल जब करते हैं, तो 2021 में आपको कौन-सा चेहरा दिखाई देता है अगर आप मैन ऑफ द ईयर 2021 घोषित करना चाहें? देखिए, भारत के संदर्भ में मोदी जी के लीडरशिप के अलावा कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं, जिसके दूर-दूर तक कोई दूसरा चेहरा नहीं है। और मोदी भारत के संदर्भ में ही नहीं, पूरे विश्व में देखें जो सर्वेज हुए हैं, नरेंद्र मोदी इज द नंबर 1 लीडर ऑफ द वर्ल्ड और नंबर 2, नंबर 3 उनसे 20-25% पीछे हैं। जो एक लीडरशिप हिंदुस्तान ने दिखाया है, मोदी जी ने दिखाया है, वो काबिले तारीफ है। तो उनकी तारीफ करते हुए सराहना इस बात की कि हम बड़े चुनौतीपूर्ण समय से सुरक्षित यहाँ तक निकल गए हैं, आगे भी निकल जाएं, क्योंकि ये जो वेरिएंट है उसकी चुनौती का भी हमें मिलजुल कर सामना करना है। और आपके साथ मैं ये भी याद करना चाहूँ 2021 में मुझे भी भारत यात्रा का सौभाग्य मिला, तो जो एक व्यक्तिगत रूप से हमें दिखाई देता है भारत, तो राजनीतिक रंग से जब हम देखते हैं कि आपसी तनाव इत्यादि ऐसा मोटा-मोटी नहीं है। भारत में लोग एक-दूसरे के सम्मान के साथ में और मोटा-मोटी अच्छे से जी भी रहे हैं और आने वाले भविष्य को सकारात्मक रूप से देख भी रहे हैं। और ये भी उम्मीद की जा सकती है कि 2022 में भारत और अमेरिका के संबंध भी और बेहतर होंगे। प्रगट तो होंगे। जगजीत सिंह जी, बहुत सारा आपका धन्यवाद है। रिफ्लेक्शंस 2021 के लिए आपने इनसाइट टुनाइट में पुनः साथ दिया। आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। और आपको भी और दर्शकों को भी। तो ये मंगल कामनाओं का क्रम लेते हुए विराम की तरफ बढ़ते-बढ़ते पुनः एक बार आपका धन्यवाद है। और आपका साथ जो है वो हमारी सांस है, तो आपका भी आभार पुनः-पुनः। नमस्कार।